डियर लर्नर, गुड आफ्टरनून। दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने जीएस पेपर 3 का जो है एक क्वेश्चन बनाया था। आज हम जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और वो यूनिट है आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। पहली ही यूनिट है, ठीक है। तो हम इस पे जो है आज जो है एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, लाइव जो है सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को समझें। शुरुआत से करते हैं कि डिस्कस द कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ चालकोलिथिक कल्चर। यानी कि आपको चालकोलिथिक कल्चर के समाज के बारे में, वहाँ की सभ्यता के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में की टर्म देखो क्या है। तो दो की टर्म है, एक है कल्चर और एक है सोसाइटी। एक है सभ्यता और एक समाज, और वो भी किसका, चालकोलिथिक। तो क्वेश्चन की डिमांड यह है कि भैया उनका कल्चर समझा दिए दीजिए कि चालकोलिथिक वाले लोग क्या थे, कहाँ कहाँ पे रहते थे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। अगर कुछ वो अपना कुछ पॉटरी वॉटरी बनाते थे तो उनको समझा दीजिए। सोसाइटी समझा दीजिए कि किस तरह की सोसाइटी होती थी, बच्चे क्या करते थे, क्या उनका जो है सोसाइटी मेन उनका इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती थी, कि वो जो है एग्रीकल्चर करते थे या वो जो है पशुपालन ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो उन सबको जो है मिला जुला के जो है इस आंसर में हमें लिखना है। आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि चालकोलिथिक पीरियड क्या था, जिससे कि आपको एक थीम पता चल जाए, ठीक है। और उसके बाद आप जो है आंसर राइटिंग कर पाए, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि जो हिस्ट्री होती है, जिसको हम इतिहास कहते हैं, देखो ये इस आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहली स्लाइड में आपको समझा रहा हूँ, अगली स्लाइड से हम आंसर राइटिंग करेंगे इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँ कि हम अपने इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है आपका प्री हिस्टोरिक, ठीक है। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। और तीसरा होता है आपका हिस्टोरिक, ठीक है। इन तीनों को हम देखें तो काला पेन मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो आपकी गंदी आदत पड़ जाएगी लाल पेन से लिखने की। अगर मैं प्री हिस्टोरिक पीरियड को बोलूँ तो यह वह पीरियड है जहाँ के हमें इतिहास के बारे में तो पता है, ठीक है, लेकिन वहाँ के कोई रिटर्न हमारे पास एविडेंस नहीं है, यानी कोई लिखित जो है हमारे पास साक्ष्य नहीं है। उस काल को प्री हिस्टोरिक बोला जाता है। प्रोटो हिस्टोरिक वह काल होता है कि जब हमारे पास उस इतिहास के रिटर्न एविडेंस तो हैं, लेकिन उन एविडेंसों को बच्चों अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, यानी कि उनको अभी तक जो है आपका वो जो है उच्चारित नहीं कर पाए कि वो क्या कह रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसी वो लिपि है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं उन लिपियों का मतलब क्या है। तो वो हो गई प्रोटोस्टोरिक। जैसे कि आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, पिक्टोग्राफिक है। कहीं पे ऐसे फोटो बनाए, कहीं ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए। अब इनका मतलब हम निकाल नहीं पाते, ठीक है। तो उस इतिहास को हम प्रोटोस्टोरिक में डाल देते हैं। हिस्टोरिक में हम उस इतिहास को डालते हैं जहाँ पे हमें क्या है, रिटर्न एविडेंस मिल रहे हैं और हमने इनको डेसिफर भी कर दिया, यानी कि इनका मतलब क्या है यह भी हम जानते हैं, ठीक है। क्लियर। अब जो हमारा प्री हिस्टोरिक है, ठीक है, इसी को हम जो है क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है स्टोन एज। हिंदी माध्यम वालों के लिए पाषाण काल। पाषाण काल को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, पेलियोलिथिक, ठीक है, मीजोलिथिक और आपके नियोलिथिक। समझ में आया। यानी पहले आपका पैलियोलिथिक आया था, फिर मीजोलिथिक आया था, फिर नियोलिथिक आया था, ठीक है। पहले पूरा पाषाण आया था, फिर मध्य पाषाण आया था, फिर नव पाषाण आया था, ठीक है। अब जैसी नव पाषाण खत्म होने वाला था, ठीक है ना, और आपको पता है स्टोन एज है तो यहाँ पे पत्थर यूज करते थे। तो नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक जब समाप्ति की ओर था, उसी समय लोगों ने जो है पत्थरों के साथ कॉपर के भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने लग गए। समझ में आया। क्लियर। तो वो जो है आपका काल बना चालकोलिथिक बना, ठीक है। और इस चालकोलिथिक की खासियत ये है, जो बहुत ही कम बच्चे इसको कोरिलेट कर पाते हैं, इसका अगर मैं टाइम पीरियड देखूं तो ये आपको 200 2000 से 700 बीसी के आसपास तक मिलेगा, ठीक है। और यही कार्यकाल पे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। यानी कि मैं कहने का मतलब यह है कि नियोलिथिक पीरियड के बाद, मतलब जब नियोलिथिक पीरियड समाप्ति की ओर था, तो उस समय एक ऐसी सभ्यता आई जो पत्थरों के साथ साथ कॉपर का भी इस्तेमाल करने लग गई, और वो ऑलमोस्ट पैरेलल थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के। समझ में आया। क्लियर। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत क्या थी, एडवांस थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते थे क्योंकि ये पैरेलल चल रहे थे। लेकिन चालकोलिथिक
पीरियड वाले लोग उतने घुले मिले नहीं, और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज़्यादा नहीं सीखा। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक तरफ से जहाँ जहाँ उसका एरिया है वहाँ वो चल रही है, और सेम उसी कालखंड में पैरेलली कुछ जगह पे क्या है, चालकोलिथिक कल्चर क्या है, डेवलप हो गया है। ठीक है, अब हमें उस चालकोलिथिक कल्चर के बारे में आज क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। क्या ये बात सबको समझ में आई? नहीं तो कोई सोचता है कि भैया ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में थी। नहीं, ये पैरेलल लगभग लगभग चल रही थी, और बस इसके क्या है, स्थान और एरिया थोड़ा क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से अलग है। समझ में आया? क्लियर? तो अब हम जो है इसकी आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ये केवल आपको जो है बताने के लिए था कि ये बेस थोड़ा आपका क्लियर होना चाहिए। तो हमारी की टर्म अगेन कल्चर एंड सोसाइटी है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की नेक्स्ट स्लाइड में पहुंच के। ठीक, तो हमने यहाँ पे आंसर लिखा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे दिमाग में दो की टर्म आनी चाहिए, एक थी सोसाइटी और एक था कल्चर। ठीक, तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस काल को, काल को क्यों वो काल कहते हैं, ठीक है, वो कैसे आया वो समझा दो। यानी कि चालकोलिथिक जो है कल्चर वो क्या होता था उसको समझा दो, फिर उसके बाद उसके कल्चर और सोसाइटी को समझा दो। ठीक, तो अगर हम परिभाषा के तौर में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे कि नियोलिथिक पीरियड के अंत में, ठीक है, काफ़ी सभ्यताएं आई। उनमें से एक सभ्यता ऐसी थी जो मेटल को यूज़ कर रही थी, कॉपर को, पत्थरों के साथ। ठीक है, इस कारण इस जो है सभ्यता को चालकोलिथिक पीरियड बोला। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एट द एंड ऑफ नियोलिथिक पीरियड a new culture was developed। ठीक है, एक नया कल्चर डेवलप हुआ था। ठीक है, हु या विच यूजेज, ठीक है, विच यूज्ड द मेटल। ठीक है, और मेटल भी वो कौन सा था, मेनली कॉपर। ठीक है, विथ स्टोन, ठीक है, क्लियर, एज देयर वेपन्स। ठीक है, यानी अपने उन्होंने अपने हथियारों के लिए जो है मेटल यूज करा, वो भी कौन सा, कॉपर, पत्थर के साथ साथ। आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, मैंने पैसिव वॉइस में बना दिया, आप एक्टिव वॉइस में भी सेंटेंस मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपकी बात क्या होनी चाहिए, वहाँ पे समझने आनी चाहिए चेक करने वाले को। ठीक है, और वो उतना ग्रामर के पीछे नहीं भागते, वो थीम के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो आपने लिख दिया नियोलिथिक पीरियड के अंत में एक नया कल्चर डेवलप्ड हुआ। वह कल्चर जो है मेटल यूज करता था, और जो है स्टोन के साथ साथ, स्टोन बंद नहीं करा था उन्होंने। ठीक है, और वैसे भी अगर हम जो है चालको लिथिक को तोड़ के देखें तो चालको का मतलब कॉपर होता है, लिथिक मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। ठीक है ना? क्लियर? तो आगे लिखो, दिस कल्चर वाज नोन एज चालको लिथिक कल्चर। ठीक है, क्लियर? और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेयर, CHALCO, चालको, मीन्स कॉपर, एंड लिथिक मीन्स आपका स्टोन। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, अब इसका कार्यकाल लिख लो। इन इंडिया, इन इंडिया, अच्छा, चालकोलिथिक कल्चर को हम जो है कॉपर एज भी बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक, इन इंडिया दिस कल्चर वाज स्टार्टेड फ्रॉम 200 BC टू 700 BC। ठीक, विच वाज आल्सो पैरेलल टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्लियर?
थोड़ा बहुत क्या है वहाँ पे पैरेलल है। अब एकदम ऐसा नहीं करना कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन तो जो है आपका एग्जैक्ट सन से इसको एग्जैक्ट मिला रहे हो, यानी उसके पैरेलल में ही चल रहा था। ठीक, ये बताना जरूरी है, क्योंकि हम बाद में यह भी बता सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते थे जो उन्होंने नहीं सीखी। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, हिंदी में मैं बोलता जा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करो, अब इसके बाद जो है इनका जो स्प्रेड है, मतलब ये कल्चर कहाँ कहाँ फैला हुआ था उसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, एक तरीका यह हो सकता है कि इसमें जो है हम एक सेंटेंस में छोटे छोटे पैराग्राफ में इसकी लोकेशन लिखें, और एक ये भी इनोवेटिव तरीका हो सकता है कि हम एक मैप में इनकी लोकेशन लिख दें। तो मैं मैप वाले को प्रेफर करूंगा, तो मैं एक इंडिया का एक मैप बनाऊंगा। और मैप बनाते समय बच्चों याद रखना कि जरूरी नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट मैप बनाएं। ठीक है ना, क्लियर? वहाँ पे आपको एक एक इंच नाप के नहीं नंबर दे रहे हैं। ठीक, काफ़ी सारे टॉपर इससे भी बेकार जो है मैप बनाते हैं। क्लियर? तो मैप को जो है आप अंदाजे से इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने भी देखो बिना मिटाए, बिना रबड़ को यूज़ करे पेन से बनाया। ठीक है ना, क्लियर? अब इसमें जो है हम क्या दिखा रहे हैं कि चालकोलिथिक कल्चर कहाँ कहाँ पे था। ठीक, तो हम इस तरीके से जो है चालकोलिथिक कल्चर को दिखा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में। ठीक है ना, क्लियर? और कुछ जो है इस तरीके से यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, हमें मेन लोकेशन तो दिखा दी, हमें नाम भी पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फेमस जो है जगह है उसका नाम है गिलंद। ठीक है, कोई बच्चे इसको गिलुंद भी बोलते हैं। ठीक, क्लियर? उसके बाद आहार सभ्यता, AHAR। ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र वाले रीजन में बोलेंगे तो आपका दैमाबाद हो गया। ठीक है, क्लियर? ये कॉपर या चालकोलिथिक एज के गढ़ है। इसके अलावा जो है इधर जो हो गया आपका जॉर्वे हो गया, जॉर्वे की सत्ता सुनी होगी आपने। ठीक है, ये हो गया आपका इनाम गांव हो गया। ठीक है ना, क्लियर? नासिक। ठीक, तो इससे हमें ये क्या पता चल रहा है कि या तो ये राजस्थान के आसपास, ठीक है, या आप ये बोल लो कि विंध्या वाले रीजन में है, और या तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन में है, नासिक और उसके पेरीफेरी में। ठीक है ना, क्लियर? ये क्या है, इनके मेन एरिया है। और आप यहाँ पे एक और बना सकते हो जिसे नवादा टोली बोलते हैं, नवादा टोली। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये जो है हमारे कुछ एरिया हो गए। और जो ये एरिया हमने बनाया है, ठीक है, क्लियर, इसको जो है हम बोल सकते हैं क या था या मालवा। ठीक है, अब एकदम ऐसे नहीं कि सर मालवा की एकदम लोकेशन थोड़ी ऊपर होगी, इतनी भी चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये वाला रीजन हो गया। नीचे नदला फिगर नंबर 1। और फिगर नंबर 1 क्या है हमारा, क्या आ, आप इसको लिख दो ऐसे, स्प्रेड लिख देते हैं। ठीक है, स्प्रेड ऑफ कॉपर एज। ठीक है सर, कॉपर एज कहाँ से आ गई? अरे भैया, कॉपर एज को ही चालकोलिथिक कल्चर बोलते हैं ना। चाहे आप चालकोलिथिक लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या होगा, इसके मेन एरिया हो गए। अब इन्हीं एरिया को जो है आप क्या कर दो, क्या कर दो, राज्य वाइज या एरिया वाइज समझा दो। ठीक है ना, अरावली वाले रीजन पे जो है मालवा कल्चर आसपास बता दो, राजस्थान के आसपास गिलंद आहार सभ्यता, आहार वाला रीजन बता दो, नासिक जॉर्बे ईमानगांव और दैमाबाद, इनको एक क्लस्टर में रख के बता दो। ठीक है, और देखो कॉमन सेंस है, जब खुद ही चाल को लिथिक की बात कर रहे हो तो सब जगह यही तो बोलोगे कि ये यूज़ क्या करते थे। ठीक है, कॉपर, मेटल और स्टोन। और ऑब्वियस बात है, जब आपको मैंने बताया कि स्टोन में भी, यानी स्टोन जो है आपके, अगर हम बात करें एज में भी, पहले क्या था, पैलियोलिथिक था, फिर मीजोलिथिक था, फिर नियोलिथिक था। ठीक है, नियोलिथिक के अंत में कल्चर आया है। तो कॉमन सेंस से बताओ, इनके जो पत्थर के हथियार होंगे वो साइज में छोटे होंगे और शार्प होंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो बहुत बड़े बड़े मानव यूज करता था, जब थोड़ी और समझ आई तो उन्होंने उसको शार्प करना शुरू करा। ठीक है, कब? आपके आपके जो है मध्य पाषाण में। ठीक है, मीजोलिथिक में। और नियोलिथिक में तो वो और भी अच्छी कला समझ गए थे, तो उनके हथियार और छोटे हो गए थे। तो यहाँ पे कभी भी बड़े हथियार नहीं लिखने। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे जो है स्टोन के वेपन्स, उसके साथ साथ क्या है, कॉपर। ठीक है, और वो जब ये सारी सभ्यता है तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉमन होगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा जो है सोसाइटी अलग हो सकती है, क्योंकि वो नॉर्थ वाले हैं और इनका साउथ से ज़्यादा टच है। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया, क्लियर है? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और काफ़ी किताबों में ऐसे भी लिखा है
कि ये लगभग लगभग, ठीक है, लगभग लगभग जो कॉपर एज है वो पूरे भारत में फैली हुई थी, सिवाय जो डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, इनको छोड़कर। और एक जो है आपके एल्यूवियल, जो मतलब कि आपके जलोढ़ बोलते हो जिनको, एल्यूवियल, ठीक है ना, जैसे गंगा जो है यमुना का मैदान हो गया, ठीक है। तो एल्यूवियल रीजन को छोड़कर और डेंस फॉरेस्ट को छोड़कर लगभग लगभग पूरे भारत में थे, ठीक है। तो वो भी लिखना क्या है, गलत नहीं होगा, आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ, ठीक, कि कॉपर एज वाज स्प्रेड, ठीक है, अराउंड दी, आपकी क्या, विंध्या रीजन, ठीक है, देवर स्प्रेड ऑलमोस्ट ऑल इंडिया एक्सेप्ट, के सिवाय, कहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट रीजन्स, ठीक है, एंड एल्यूवियल रीजन्स। समझ में आया, इनको छोड़ के लगभग लगभग क्या है सब जगह थे, ठीक है। और मेन जो है आपके सेंटर कौन कौन से थे, जो ये पीछे आपने जो डायग्राम बनाया ना, इनमें से इन सारे शहरों को उतार देना, ठीक है। बार बार जो है हमें क्या है लिखने की जरूरत ना पड़े, गिलन से लेके पूरे ये सारे उतार देना, वो आ जाएंगे मेन सेंटर। तो इतना काम तो खुद से कर लोगे ना, ठीक है, तो खुद से भी करना सीखो। अरे ज़्यादा प्रीवियस हो गया, नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट, फिर एक बार और नेक्स्ट पे। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो मेन सेंटर आप यहाँ पे आराम से जिसको जितने आते हैं मैप में से उतार देना। क्या ये बात समझ में आई, ठीक। तो ये तो भैया हमारा क्या हो गया, इनकी स्प्रेडनेस हो गई। अब हम इनकी जो है क्वेश्चन की और जो डिमांड है उस पर आते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड है उनकी सोसाइटी, नेक्स्ट की जगह प्रीवियस कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लियर। सब लाइव हो रहा है, कुछ वैसा नहीं है कि आपके सामने कुछ और टाइप आंसर है, आपके सामने बना रहा हूँ, तो मैं भी खुद क्या हूँ, खुद क्या हूँ एक तरीके से, लिखते समय थोड़ा प्रेशर तो आ ही जाता है, ठीक। अब आपका क्या है कि हमें क्या बताना है, उनकी सोसाइटी के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, ठीक है। तो इनकी पॉटरी बहुत फेमस थी। अगर मैं पॉटरी की इनकी बात करूँ, तो यानी कि आप समझ लीजिए, घड़ा हो गया, ठीक है, पानी रखने के लिए और इंस्ट्रूमेंट हो गए, चाय वाय की जो हम पीते वाली केतली टाइप हो गई, उस तरह की पॉटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ओसीपी इनकी बहुत फेमस थी। इवन ओसीपी पे क्या है, इनका एक कल्चर भी है, ऑक्रे कलर पोट्री, ठीक है। इस पे हम अलग से जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ओसीपी कल्चर जो है आपका इन्हीं का है, इन्हीं का, किन का, कॉपर एज का, ठीक है ना। आप इतना समझ लिए कि जो भी इनकी पॉटरी बनती थी, ठीक है, वो ऑकरे कलर की होती थी, ठीक है। एक्चुअली में अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ें तो वो कहता है कि एक्चुअली में होती तो ये रेडिश थी, लेकिन जब इन पे चमक पड़ती थी तो ये ऑकरे यानी कि गिरुई कलर की दिखती थी, इसलिए इनको ऑकरे कलर पॉटरी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है आपके, जो है आपके सामानों को रखने के लिए काफ़ी जो है ऑकरे पॉटरी, पॉटरी जो थी, सॉरी, वो परफोरेटेड भी थी। परफोरेट मतलब उनमें छोटे छोटे छिद्र भी थे, ठीक है। तो क्या पता उनको रिफाइनिंग करने के काम आता था, ऐसा बोला जाता है। उसको हम अलग से ओसीपी को कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ पे चाहें तो इनके डायग्राम बना सकते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर ये डायग्राम बनाते थे। जैसे कि कुछ मैं बताऊँ इनका, एक इस तरीके का भी एक जो है बर्तन होता था, ठीक है, आप ऐसे उसमें फूल वूल लगा दें, ठीक है। इनका कुछ इस तरीके का भी बर्तन होता था। आजकल आधुनिक बर्तन आपके किचन में इस तरीके के होते हैं, ठीक है। सूप वूप जैसा कुछ पीने के लिए इनका ऐसा चौड़ा बर्तन भी हुआ करता था, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे पॉलिशिंग कर दें, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसी दे रखा है। तो ये क्या होगा, इनकी पॉटरी हो गई, और जो बहुत ही क्या थी, फाइन मानी जाती हैं, क्लियर। और ये कलर करने में, उस पर कलाकारी करने में किसी भी हद तक पीछे नहीं थे, ठीक। इसके अलावा जो है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये पॉट हो गई, डिशेस हो गई, और आपके बॉल्स हो गए जो आपने बनाए, ठीक। फिर दूसरी बात अगर हम बात करें तो इकोनॉमी आधार जो था इनका, ज़्यादातर जो है पशु पालते थे, ठीक है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसके अलावा अलावा इनको जो है कॉटन का ठीक ठाक ये प्रोडक्शन करते थे।
अगर आप इनके इलाके को देखो मैप में तो वो कॉटन प्रोडक्शन है। इवन ये भी कहते हैं कि ये कॉटन प्रोडक्शन के कारण इनको जो है वस्त्र निर्माण करना भी आ चुका था। ठीक है, इन कुछ किताबें इसको मानती हैं, कुछ नहीं मानती हैं, तो हम इतना लिख देते हैं कि कॉटन का प्रोडक्शन करते थे जो इनकी आय का एक ठीक ठाक स्रोत था। ठीक है, रही एग्रीकल्चर की बात। ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी अच्छी तरीके से पढ़ी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एग्रीकल्चर, वहाँ पे पूरा लिखेंगे। तो जो डेक्कन वाला रीजन है वो किसके लिए फेमस है? मिलेट्स के लिए है कि नहीं है? तो इनके भी मिलेट्स आएंगे। रागी है कि नहीं है? ठीक है, बाजरा है कि नहीं है? तो मिलेट्स, रागी, बाजरा, ये कॉमन सेंस है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना, कॉमन सेंस से सोचना है कि जो रीजन है, दैमाबाद वाला रीजन, इमाम गांव वाला रीजन, जॉर्बे वाला रीजन, वो सब रीजन क्या है आपका, इसी के लिए फेमस हो सकता है। ठीक है, दूसरी अगर हम इनकी बात करें, आगे स्लाइड होंगी शायद मेरे ख्याल से, ब्लैंक। तो इनकी जो एक दिक्कत है जो एनसीईआरटी में बोली थी कि यहाँ पे जो है इनके समाज में जो है खासकर चाइल्ड मॉर्टेलिटी बहुत थी। ठीक है, मॉर्टेलिटी मतलब मरना, क्लियर। तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी जो है ज़्यादा पाए जाना। ठीक है, और ये आप कह दो IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इनका क्या था, बहुत ज़्यादा था। तो खुद सेंटेंस में बना लोगे। ठीक है, अगर हम इनके हाउस की बात करें तो इनके घर जो थे वह आपके, हालांकि यह ईंटों को पकाना जानते थे लेकिन इनके हाउस में पकी हुई ईंट नहीं थी, तो इसको लिखो नो बर्न्ट ब्रिक्स। क्या ये बात समझ में आई? हिंदी में भी मैं बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, और इवन इनके मड हाउस भी बहुत फेमस है। क्लियर, और कहाँ के इनके फेमस है मड हाउस? मड हाउस इनके हैं इमाम गांव के, इनाम गांव के। ठीक है ना, क्लियर, ये सबको समझ में आ गया। अगर हम इनके बुरियल्स की बात करें, बुरियल्स मतलब कब्र को कैसे करते थे, तो यहाँ पे आपको दो पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये घर के जो आंगन होता था वहीं पे क्या करते थे, सबों को दफना देते थे। ठीक है, तो आप ये इसको लिख सकते हो इन फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस। ठीक है, क्लियर। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता था, सबको लेटाते थे। नॉर्थ साउथ मतलब उत्तर दक्षिण में। ठीक है, लेकिन ये जो पैटर्न था इनका जो है आपका नॉर्थ वाले पार्ट में देखा जा सकता है। ठीक है, जबकि साउथ वाले पार्ट में अगर हम देखें तो वो सबों को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या करते थे, बरीड करते थे। क्या ये बात सबको समझ में आई? आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं वहाँ पे पेपर में अपना एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने की, आप चाहें तो इनको रनिंग हैंड में भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी लिखना तो सीखो, अभी तो आपकी शुरुआत की क्लास है। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा पैरा कितना बड़ा होना चाहिए, कब पैरा को तोड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, डरने की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर। यूट्यूब पे थोड़ा सिखा रहा हूँ, अनअकैडमी प्लस पे बहुत ज़्यादा सिखा रहा हूँ, तो अगर आपको सीखने की थोड़ी सी भी चिंता है आंसर राइटिंग की, ठीक है, या तो देखो आपने ट्रेडिशनल वे में चलो, पहले प्रीलिम्स का तो खत्म करो फिर मेंस की तैयारी करो, लेकिन ऐसे सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। अब तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा और कम से कम 6 महीने की आंसर राइटिंग करनी है ऑन एन एवरेज। तो अभी से प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और टॉपर मेंस की ही तैयारी करते हैं और जो नॉन टॉपर्स होते हैं वो प्रीलिम्स में ही अपना जीवन खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आप आ सकते हैं अभी भी, ये 10 नहीं 23% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। और आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो भैया ईमानदारी से आप MKS Live यूज़ करें, क्योंकि आपको मेरे से पढ़ना है, सिंपल सी बात है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या करें, सपोर्ट करें। तो ये सबको दिख रहा है, तो ये तो क्या हो गई, इनकी बुरियल्स हो गई। हाउस के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, इनकी फसल्स के बारे में बता दिया, इनकी जो है जानवर चराते थे ये बता दिया हमने। ठीक है ना, पॉटरी बता दिया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, इनके आसपास का जो है सोसाइटी और इनका कल्चर हो गया कि इस तरीके से वो अपना जीवन जीते थे। ठीक है ना। अब हम चाहें तो यहाँ पे एक क्लोजिंग या एंडिंग सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं, एक बार रुको, कि हमें पता है कि क्योंकि ये सभ्यता जो थी आपकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उस समय चल रही थी भारत में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको एरिया पता है। ठीक है, और उनकी प्रॉपर क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण तो थी नहीं थी। उनकी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थे, उनका प्रॉपर बाजार होता था। ठीक है, क्लियर। उनका जो है विशाल स्नान घर है ये सब, तो उनके आर्किटेक्ट से ये भी लोग सीख सकते थे। ठीक है, वो कब कौन सी ईंट यूज़ कर रहे हैं, क्या ये केवल कच्चे मड हाउस ही बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये चाहते तो उनसे काफ़ी चीज़ सीख सकते थे। ठीक है,
ठीक, लेकिन ये दूसरी सभ्यता से घुले मिले नहीं, तो इसकी इनकी क्या रहा, इनकी ज़्यादा जो है एक तरीके से आर्किटेक्ट या कल्चरल जो है डाइवर्सिटी या उसमें गहराई नहीं आ पाई। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, तो ये मैं आपके ऊपर सोच छोड़ रहा हूँ जो मैंने सेंटेंस बोला। ठीक है, अगर आप मैच्योर आंसर चाहते हो तो आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखोगे, और अगर आप अभी सीखना चाहते हो, ठीक है, क्लियर, तो मैं अभी से आंसर राइटिंग को हवा नहीं बनाना चाहता कि सर इतनी सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, कैसे हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ये क्लास में आओगे बैठोगे तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। नहीं तो जो है अभी इतना भी आंसर क्या है, बेकार नहीं है। हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि शुरू के कोई भी आंसर को आप ये मत सोचें कि मैंने ये पढ़ाया और आप इसको एक परफेक्ट आंसर से तुलना कर रहे हो जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। मेरा मकसद यहाँ पे हर एक उस बच्चे को लेने के चलना है जो एकदम जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोगों को, बहुत लोगों को इससे ज़्यादा पता है, उन बेचारों को इतना भी नहीं पता है। ठीक है, तो उनको अगर हम शुरू से डायनामिक आंसर दिखा देंगे तो वो नहीं उतना आगे बढ़ पाएंगे। अभी उनको जितना उन्होंने एनसीईआरटी के माध्यम से या किसी अच्छी किताब के माध्यम से पढ़ा है, उन्हीं चीज़ों को कलेक्ट करके लिखवाना मेरा क्या है, मेन उद्देश्य है। और जब आप इस चीज़ में माहिर हो जाओगे तो फिर सेकंड में हम देखेंगे कि कैसे अपने आंसर को डायनामिक बनाना, कैसे अपने आंसर को कंपैरेटिव बनाना, कैसे अपने आंसर को 360 डिग्री घुमाना। ये सब बड़ी बड़ी बातें सब बाद में ही काम आती हैं। दिक्कत ये होती है कि हम बच्चे को शुरुआत में ये सारी चीज़ें देख के क्या कर देते हैं, हतोत्साहित कर देते हैं। वो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से हम इस सभ्यता के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या था आपका, उनके कल्चर के बारे में समझा दिया कि भैया कैसे वो गाड़ रहे हैं लोगों को, कैसे वो बर्तन बर्तन बना रहे हैं। उनकी सोसाइटी के बारे में भी मैंने आपको क्या है बता दिया, कहाँ स्प्रेड था ये भी बता दिया। और लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहो तो आप लिख सकते हो। तो ये हमारा छोटा सा क्या हुआ, कॉपर एज उर्फ चालकोलिथिक कल्चर का क्या हुआ, शानदार क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आपको जो भी समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिखना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना उन सब बच्चों को जिनको आंसर राइटिंग से डर लगता है, और अपने अनकॉन्शियस माइंड में डाल लो कि आंसर राइटिंग कठिन नहीं है अगर हमारे दिमाग में मैटर है। ठीक है, और जब ये आपके अनकॉन्शियस में चला जाएगा तो आप प्रीलिम्स को भी क्या करोगे, गहराई से पढ़ोगे, यानी प्रीलिम्स कम मेंस पढ़ोगे। जो मेरे को आपको बताना है, बहुत सारे बच्चे यही नहीं करते हैं। बाकी 23% डिस्काउंट का ऑफर अभी भी चल रहा है। ठीक है, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मेरे को मेंटर बनाना चाहते हैं, तो आप बिंदास होकर MKS लाइव रेफरल कोड यूज़ करके अनअकैडमी के UPPCS प्लेटफॉर्म पे प्लस सेगमेंट में आ सकते हैं, जो अनअकैडमी का रियल सेगमेंट है। और आज भी हमने जो है अनअकैडमी के ऐप पे जो है सुबह क्या करा, आंसर राइटिंग करी। वहाँ पे हमने एथिक्स के 2 क्वेश्चन करे। ठीक है, तो भैया मैं तो अनअकैडमी पे भी दे रहा हूँ और अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे भी दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। तो जिससे कि आपका क्या हो, फायदा होता रहे। ठीक है, और अगर आपको और अच्छा समझना है तो भैया आपको जो है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेके आना ही पड़ेगा। वो आपकी मर्जी, वो मैं आपको जोर नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि जीवन में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने ज्ञान के लिए, अपनी नॉलेज के लिए होता है, और ये नॉलेज आपका सिलेक्शन कराएगी। तो इसमें जो है कंजूसी बरतने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी EMI भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी हाई स्कूल और इंटर की ट्यूशन फीस से भी कम है। ठीक, सारी लाइव क्लासेस हो रही हैं, प्रॉपर प्रीलिम्स की क्लास हो रही है, प्रॉपर मेंस की क्लास हो रही हैं, हर चीज़ के आपको अनअकैडमी पे नोट्स मिल रहे हैं। तो डर किस बात की, आइए MKS लाइव रेफरल कोड से। ठीक है, और वहाँ पे पढ़ें। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि MKS लाइव रेफरल कोड यूज़ करने के बाद आप केवल मेरी क्लास कर पाओगे। क्लास आप किसी भी एजुकेटर की कर सकते हो, बस आपकी एंट्री क्या होगी, MKS लाइव से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो है विश्वास करते हैं कि भैया मैं जो कमिट कर रहा हूँ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना, क्लियर। या जो भी आपका फेवरेट एजुकेटर हो UPPCS सेगमेंट में, आप उनका रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा भी आप पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हो कितना सिलेक्शन का है और कितना अच्छा जो है मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, और मेंस भी मैंने स्टार्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। कुछ भी अगर आपको गलती हो तो बता देना भैया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। या कुछ और आपको चाहिए कि नहीं सर इस तरीके से आंसर राइटिंग कराइए, तो वो भी मैं कराऊंगा। मेरे को किसी भी चीज़ में कोई भी आपत्ति नहीं है, आप खुल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।